बहुत अच्छी इम्यूनिटी हो, बहुत बढ़िया स्वास्थ्य हो, ऐसी कामना तो सभी करते हैं और होना ही चाहिए। परंतु एक गंभीर विषय है जिस पर कि आपका ध्यान हम आकर्षित करना चाहते हैं। लाख बहुत अच्छी गाड़ी हो, सब कुछ टायर ट्यूब इंजन सब बहुत बढ़िया हो, इत्तेफाक से ऐसी परिस्थिति आ जाए कि उसमें आप पेट्रोल ही न डला पाएं, तो क्या गाड़ी चलेगी आपकी? नहीं चलेगी। पेट्रोल पंप वाला तेल नहीं डालेगा, उसके अंदर तेल नहीं डालेगा तो गाड़ी धक्का परेड में आ जाएगी। तो इसका इम्यूनिटी से क्या लेना देना। बहुत बढ़िया स्वस्थ है, हाथ अच्छा, बाजू बढ़िया, बलशाली है, एकदम ठीक है, सब कुछ है। लेकिन जब सुबह उठें तो ये पता चले कि भैया खाने पीने का भी इंतज़ाम नहीं बचा हुआ है इस समय, तो ये कहाँ से शरीर को भोजन मिलेगा? कौन देगा इसको? भोजन के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है और उस व्यवस्था पैसे से आती है। पैसे के लिए काम करना पड़ता है। काम करने के लिए कोई डिमांड आती है तो उसके अगेंस्ट हम कोई काम करते हैं, और किसी चीज़ में हम स्पेशलाइज होते हैं तो हमारी उपयोगिता के हिसाब से हमारी मेहनताना तय किया जाता है, जो कि चाहे रोज़ाना पे हो, चाहे मंथली हो, चाहे ईयरली हो, और चाहे प्रति पीस हो। लेकिन अगर कहीं से डिमांड ही मर गई तो पूरा एक चेन पूरा बैठ जाता है, पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाता है। इसके ऊपर निगाह रखने के लिए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशनों के यहाँ पूरा एक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है। बैंकों के अंदर भी एक पूरा एक डिपार्टमेंट अलग रहता है जो एनालिसिस करता रहता है लगातार, और एक सफल व्यक्ति के अंदर उसका दिमाग भी पूर्वानुमान लगाता रहता है कि क्या घटनाक्रम में आने वाला परिवर्तन है, जिसके हिसाब से हम अपने को ढाल लें तो हम और हमारी व्यवस्था बची रहे। मेरे साथ ऐसी ज़िंदगी में कई बार घटनाएं घट चुकी। एक उदाहरण के लिए आपको बताते हैं, आज से 40 साल पहले यही चाइना उस समय अफीमचियों का देश कहलाता था और बहुत मरी हुई दशा में था। उसने सबसे पहला कोई व्यापार नष्ट किया था इंडिया के अंदर, तो वो मेरा व्यापार था। कारपेट एक्सपोर्ट का व्यापार था। मैं बहुत मेहनत करके हम लोगों ने 5 साल में व्यापार को जमाया, अमेरिका के हिसाब से क्वालिटी सेट की, और जैसे ही प्रोग्रेस के लेवल पे आगे बढ़ने को हुए, उसी समय जो हमारे पार्टनर थे वो चाइना से लौट के आए और उन्होंने कहा इमीडिएटली जो सामान जितना है, जैसी स्थिति में है, कोलैप्स कर दो, बंद कर दो। तो मैंने कहा कि अरे कुछ आधे बिने हैं, कुछ पूरे बुने हैं, कुछ इनकम्प्लीट है। कहें ना, अब भी बहुत फ़ायदे में रहोगे, नहीं तो एकदम नष्ट हो जाओगे। मूल चूल से तुम्हारा जो भी सामान है, जो कुछ इनपुट डालोगे, एक पैसे का नहीं उसमें कुछ मिलने वाला। अभी तो आधा है, आधा पैसा तो बचा है, उससे सरवाइव कर जाओगे। मैंने तुरंत सब कोलैप्स कर दिया सामान को। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं माने। उन्होंने कहा आधे को पूरा कर लें, पूरा को आधा कर लें, अरे चलो कुछ और रास्ता निकालते हैं। उनकी हड्डी पसली खटिया तक बिक गई, घरों में आपस में लड़ाई हो गई, कत्लेआम हो गया, सब एक दूसरे पे दोष देने लगे। जो माल एक्सपोर्ट किया वहाँ बंडल खोल के नहीं देखा गया। कारण सिर्फ एक था कि चाइना हमारी लागत जो हमारी आ रही थी उससे चौथाई पे माल बेच रहा था, जो कि उन्होंने आते ही डिक्लेयर किया था हमारे पार्टनर ने कि वो व्यापार नहीं युद्ध कर रहा है। युद्ध और व्यापार को उसने जोड़ दिया है।
आप युद्ध नहीं कर रहे हो, आपकी गवर्नमेंट व्यापार करने के लिए आपको परमिशन दी है, वहाँ युद्ध चल रहा है, सावधान हो जाओ। फौरन हम लोग बच गए किसी भी प्रकार से। मुझे वो घटना हमेशा याद देती है। आज मुझे सुनाई पड़ा कि व्यापार में के मॉडल का प्रोग्रेस होगा। के मॉडल के प्रोग्रेस को कहा जाता है कि 10 से 30% का ऊपर हिस्सा रहता है और 70% का नीचे रहता है, अर्थात 70 अच्छे खासे चलते हुए व्यापार और रोजगार नष्ट हो जाएंगे और 30 वो लोग पनपेंगे जिनके पास पैसा रखा हुआ है, आपके सामान को मरे हुए दाम पर ले करके धीरे धीरे जिंदा रखेंगे और फिर आपको ही आप खटिया बेच करके फिर से उसको खरीदेंगे। ये पूंजी का खेल होता है। लाख इम्यूनिटी आपकी मजबूत हो, तंत्र मजबूत हो, ईमानदार हो, बहुत ज्ञानी हो, परफेक्ट हो, लेकिन अगर आपके विजन इसको नहीं देख पाया, आने वाले कल को क्या करेंगे हम, तो क्या होंगे। आज एक न्यूज़ में देख रहा था, उसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यूसुफ खान अर्थात दिलीप कुमार जी और राज कपूर के पिताजी की हवेली को खरीद करके विरासत के तौर पर रखा। यूसुफ खान जी की हवेली तो साधारण थी, लेकिन राज कपूर जी के खानदान की हवेली क्या शानदार थी। तब मुझे याद आया कि वो लोग पूर्वानुमान लगा के समय रहते ही पहले छोड़ के भाग आए, यहाँ पर हवेलियाँ ये सब छोड़ करके प्रोग्रेसिव जगह पे चले आए। और फिर मुझे याद आता है कि वहाँ से देवानंद भी आए थे, बलराज साहनी भी आए थे और बहुत सारे कलाकार जो कराची में थे, प्राण जी थे। ये तो मुझे नाम इसलिए याद है कि इनकी ऑटोबायोग्राफी मैंने पढ़ी थी, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे जो छोड़ के जैसे तैसे वापस चले आए इस तरफ, क्योंकि उन्होंने पूर्वानुमान लगा लिया था कि क्या होने वाला है। और बहुत सारे जो नहीं लगा पाए, जगह से चिपके रह गए, 2 चक्कियों के पाटे में पिस करके पिसान हो गए और उनको हमेशा टीसता रहा कि मैं पहले क्यों नहीं देख पाया। पूर्वानुमान लगाइए घटनाक्रम का और परिवर्तन के लिए पहले से तैयार हो करके स्टेप बढ़ा दीजिए, फायदे में रहेंगे। हमारे उस्ताद जी जो मुझे तैराकी सिखाते थे, हमेशा ललकारती ही आवाज़ में कहते थे, पानी में उतरने के पहले पूरा एक चक्कर स्विमिंग पूल का लगाओ, तब उंगली से छू के देखो कि कहीं इसमें कोई करंट तो नहीं आ रहा है, किसी ने बिजली का तार तो नहीं गिरा दिया है। और फिर था लो पहले और तब आगे पैर डालना। वो मुझे आज भी याद रहता है वो घटनाक्रम कि मैं एक नाविक के साथ, नए नाविक के साथ उस घाट पे गया महीनों बाद नहाने के लिए, और उसने ले जाके एक ऐसी जगह बीच में नाव खड़ी कर दी और कहा उतर जाइए। अब खुद खड़ा हो गया कमर तक पानी में और हम लोग को इशारा किया दूसरे साइड में उतरने के लिए। और जैसे ही मैं उतरने जा रहा था, पानी में पैर रखने ही जा रहा था, अपने उस्ताद जी की वाणी याद आई, बहुत तेज जैसे आकाश से कोई आई हो, था लियो कि नहीं। मैंने कहा नहीं, तो कहें लियो, जबकि उनको मरे हुए 30 साल हो गए। फ़ौरन मैंने एक पैर को धीरे धीरे डाला और आपको नहीं विश्वास होगा, वहाँ लेई जैसा दलदल था। अगर मैं उतरता तो गप से नीचे चला जाता। उसको चहला बोला जाता है। उसमें गया हुआ आदमी कोई नहीं निकलता। तो ये है संसार का नियम। इस समय आर्थिक दलदल में चहला फंसा हुआ है। कौन कौन गप से नीचे चला जाएगा, ऊपर उतरेगा ही नहीं। पूर्वानुमान लगाइए, विवेचना कीजिए और उस पर एक्शन लीजिए। ये कतई मत सोचिए कि जो सबके साथ होगा वो मेरे साथ होगा।
जो मेरे साथ होगा क्या वो सबके साथ होगा? नहीं। चतुर व्यक्ति का यही कर्तव्य है कि वो समय रहते पहले से चेत जाए। हर किस्म के सिग्नल मिलते हैं, बशर्ते सिग्नल को आप सुनना और प्रोसेस करना सीख लें। ये भी एक विचार है, आजमा के देखिए।